now we are going to discuss this particular test जो मैंने भी just discuss किया था आपसे. First point here. या इस particular point पे किसी को कोई doubt है, कोई problem है कि सर false क्यों होगा? फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ओनली वन कंडीशन कैन बी. मैंने मान लो आपको पढ़ा दिया कि सिंपल इफ स्टेटमेंट में एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं. ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने अगर आपको पढ़ा दिया तो ये फॉल्स पढ़ा दिया ना आपको, ये फॉल्स हो गया. क्वेश्चन को पहले समझो क्या पूछ रहा है ये. ओनली वन कंडीशन कैन बी गिवन. ये आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको ये बता रहा है. तो उस बेसिस में क्या ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है? नहीं, सही नहीं बता रहा है. इट इज फॉल्स. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट. अगर कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, बेहिचक पूछो आप. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. सर अटेंडेंस बना दिया सर. ओके ओके. नाउ आई रिसीव 53 हियर. 2 लोग और किसी ने बना दिया. चलो अच्छी बात है. किसने बनाया बाद में पता चल जाएगा. नेक्स्ट पार्ट. We can write only if part of if statement without else statement. Is it true or false? We can write only if part of if statement without else part. क्या किसी if statement को बिना किसी else के बनाया जा सकता है, लिखा जा सकता है? Yes or no? True or false? Yes sir. ट्रू होगा. सिंपल सा है. आप इसको आप इस तरीके से देख लो. मान लो कि मुझे चेक करना है a इक्वल टू, मान लो इनपुट है. ओके, प्लीज एंटर अ नंबर. मैंने यहाँ पे इनपुट करा लिया यूजर से. ओके, a में चला गया. अब मुझे चेक करना है कि इफ a% 2 इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन ट्रू होता है तो आप उसको क्या कह दो कि ये हमारा इवन नंबर है. कॉन्सेप्ट यही कहता है. तो यहाँ पे फॉल्स की जरूरत है, एल्स पार्ट की जरूरत है या नहीं है? करंट में हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर अ नंबर एंड आइडेंटिफाई इज इट इवन नंबर और नॉट, अगर ये पूछा गया है तो आपको एल्स बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू एंटर अ नंबर एंड आइडेंटिफाई इज इट ऑड और इवन, तो वैसे सेंस में आपको एल्स की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है. तो उस बेसिस पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू. कि विदाउट एल्स आप इफ का इस्तेमाल कर सकते हो. यू आर फ्री टू यूज इट. किसी को कोई डाउट है इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स? अगर नहीं है तो रेज हैंड कर लो, अगर है तो अनम्यूट करके पूछो. तो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रू. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट, एंड इफ एल्स यानी कि एलिफ लैडर इज यूज्ड टू रेस्ट different value of some variable, same variable, sorry. यानी कहने का सेंस है इफ के आपने 2 कैटेगरी पढ़ी थी. पहला कौन सा पढ़ा था? रिशु बताएगा. रिशु, टाइप्स ऑफ Yes sir. इफ स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के कितने तरीके हैं? एक nested if, एक ladder if. वेरी गुड. और नेस्टेड एक एंड लैडर. क्लियर? हमारे पास 2 तरीके का इफ स्टेटमेंट है इंप्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट क्या है? नेस्टेड एंड सेकंड है लैडर. तो नेस्टेड का क्या मीनिंग है नितिन? टेल मी फास्टली. नितिन है कि भाग गया? यस सर. है, चलो जल्दी बता दो. डू इट फास्ट. सर अभी आपने क्या बोला? आपका ऑडियो स्टटर किया था What do you इसलिए mean by रिस्पांस नहीं किया. nested and ladder if?
So nested if means if there is an if statement within an if statement, then it is called a nested if. And if there are if statement, if there's an elif statement along with an if statement, then it is called a ladder if. अभी जो मैंने बॉक्सेस बनाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेस्टेड को कि लैडर को? So ladder. ये लैडर को कर रहा है। अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए, उसके अंदर तीसरा इफ आ जाए, तो इसको कौन सा इफ कहेंगे, नेस्टेड या लैडर? Nested. नेस्टेड। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? तो अगर नेस्टेड की बात करें हम लोग, तो नेस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, यानी कि आप एक वेरिएबल के साथ एक सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल लेयर में चेक कर रहे हो। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया था, मान लो कि नितिन को 500 में एक पर्टिकुलर परसेंटेज आया है। अब वो क्या आया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रोग्राम को क्या लिख के दिया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ नितिन इज ग्रेटर देन 60 और नॉट। इफ 60 greater than 60, then identify the percentage of the Nitin percentage is more than 80 or not, more than 90 or not, then do this। तो ऐसे सेंस में जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, नेस्टेड होगा कि लैडर होगा? जल्दी बता दो आप लोग। So ladder होगा। ऐसे टर्म को हम लोग लैडर कहेंगे। नेस्टेड का सेंस क्या हो गया, नेस्टेड का सेंस इसका उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पे एक सिंगल नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे काम करोगे। इफ ए इज दिस, इफ बी इज दिस, इफ सी इज दिस, और वो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो वैसे सेंस में वो हमारा नेस्टेड है। तो इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? 30 लोगों का जनता ट्रू के साथ है, सॉरी, तो हमें ट्रू ही जाना पड़ेगा। ऑलरेडी सेटेड भी ट्रू है इसका। क्लियर? चलो ओके, अगर क्लियर है तो रेज हैंड कर लो। गुड। नेक्स्ट पार्ट, एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज इन इफ स्टेटमेंट। एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर, एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर, एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर का मीनिंग ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। एनी टाइप ऑफ ऑपरेटर मीन्स लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, अगर इस दोनों का यूज करें तो साथ में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज हो जाते हैं। तो रिलेशनल, मैथमेटिकल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर यहाँ अप्लीकेबल है इफ के अंदर। तो आपका आंसर यहाँ ट्रू होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इफ के अंदर आप मल्टीपल एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। मल्टीपल एक्सप्रेशन पास करने के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। चलो निधि जल्दी से बता दो कितने तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास? निधि गायब होगी निधि। एनी वन ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आर देयर इन पाइथन? So 3. कौन कौन सा? And, or, and not. This is called and. You can write like this, ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तीनों अप्लीकेबल है। लेकिन another one is or, लेकिन और लिखने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो और ये पाइपलाइन यूज कर सकते हो। another one is not, ठीक है, लेकिन इस नॉट को यूज करने के लिए सिर्फ एक ही है प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड दिस सिंबल। क्लियर? और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये और ये अलाउड नहीं है डायरेक्ट इन पाइथन। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। ऑलवेज आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, वो ज्यादा अच्छा एप्लीकेबल है। और उसके अलावा ये एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है, साथ में ये भी एप्लीकेबल है और ये, यानी कैपिटल लेटर में आप उसका इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते और नॉट नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे MySQL, वहां एप्लीकेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रेज हैंड कर लो। नहीं हुआ, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चन। नेक्स्ट,
any number of statement can be included in any block in if statement. Is it true or false? 100% ट्रू। ऊपर ही आपने पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर इफ के स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। अगर वो नेस्टेड इन फॉर्म है, लेडर इन फॉर्म है, तो एक के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स यानी मल्टीपल एक्सप्रेशन यानी मल्टीपल स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो। सो द आंसर इज ट्रू। क्लियर है? अगर क्लियर है तो रेज हैंड करो, डू इट फास्ट। नहीं है अनम्यूट करो अपने आप को। Next, the statement in else block are not executed if any of the condition in if else ladder is true. Is it true or false? यहाँ पे आप लोग जा रहे हो ट्रू में, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? The statement in else block are not executed if any of the condition in else if ladder is true. कोई भी इसको जस्टिफाई कर सकते हो बॉयज एंड गर्ल्स? रिशु, सर मैंने तो ट्रू किया था। नो डाउट। इसका आंसर जो है वो ट्रू ही होगा। यू ऑल आर राइट। ये मार्किंग स्कीम गलत है। क्लियर? ये क्या पूछ रहा है मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? गौर से देखो। मैंने चेक किया परसेंटेज में एक वैल्यू पास कर दिया, मान लो 60.89 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मैंने चेक किया कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, ठीक है? अगर ये 16 हो रहा है तो आप क्या करो, इसके आगे जस्ट चेक करो एल्स इफ, ELIF, ठीक है? इफ में हमने पास किया कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70.99, यहाँ पे करेंगे हम लोग ग्रेटर देन 60.00, यहाँ इक्वल टू लगा देंगे ताकि यहाँ पे एक्सप्रेशन वैलिडेट हो सके। ग्रेटर देन 60 70 हो एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 79.99। कंडीशन ऐसे ही लगाते हो आप लोग जब चेक करते हो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? अब ऐसे सेंस में अब मान लो कि यहाँ मैंने कुछ स्टेटमेंट पास करी है, प्रिंट किया है और मैंने यहाँ स्टेटमेंट पास कर दिया है। क्लियर? और मैंने यहाँ भी एक स्टेटमेंट पास कर दी है एल्स के बाद, फिर उसके बाद मैंने दिया है एल्स और देन आफ्टर एक स्टेटमेंट यहाँ पास कर दिया। तो ऐसे सेंस में अगर मान लो इस प्रोग्राम की बात करें तो स्टेटमेंट कहाँ ट्रू हो रहा है? ये स्टेटमेंट मान लो यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ 70 है, ठीक है? तो कहाँ पे ट्रू होगा? इफ में, एल्स में या एलिफ में? बॉयज एंड गर्ल्स टेल मी द ट्रूथ। एलिफ के अंदर हो रहा है तो वैसे सेंस में एल्स एग्जीक्यूट करेगा क्या? नो सर, एलिफ नहीं हो रहा। एलिफ कभी नहीं काम करेगा क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है इस पॉइंट पे वो यहाँ हो रहा है। तो वैसे सेंस में ये जो पार्ट है हमारा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा बिकॉज योर कंडीशन, चोट लग गई, योर कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू हियर, ठीक है? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ चलो ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का? यहाँ मार्किंग स्कीम गलत लगी हुई थी, नो डाउट फॉल्स। ये चेंज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, आप लोग की 1 मार्क्स ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ एंड इफ बोथ आर सेम इन पाइथन, ट्रू और फॉल्स? दो लोगों ने यहाँ पे ट्रू करा है। फॉल्स है। क्यों ये फॉल्स क्यों होगा? एनीवन ऑफ यू? प्रियांशु आप बता सकते पाइथन क्योंकि केस सेंसिटिव है। वेरी गुड। किसने बोला ये?
नितिन ने बोला ओके, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है? एनी वन ऑफ यू जल्दी बता दो। अगर मैंने लिखा है a इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ कर रहा हूँ प्रिंट a, तो ये क्या लीगल होगा? No, sir. A dot Invalid. defined. सबसे पहली बात कि मेरे क्वेश्चन को आपने सुना नहीं। मैंने क्या बोला? लीगल होगा। लीगल तो है बट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपके पास मैसेज क्या आएगा? a इज अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, या a डू नॉट हैव इट्स प्रोटोटाइप, या a इज नॉट डिफाइंड। ये आपको मैसेज आ सकता है ऑन द स्क्रीन। तो ऐसे सेंस में अगर मान लो अगर ये a इस तरीके से एग्जिस्ट करता है तो ये एक गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा इस a के अंदर और ऑन द स्क्रीन शो करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ स्मॉल a दिया है तो इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट एज 10 बिकॉज a इज इक्वल टू 10 हियर। अगर मैंने a इक्वल टू 20 दे दिया तो ऐसे सेंस में अगर मैं यहाँ कैपिटल A लिखूंगा तो इसका आउटपुट जो आएगा ऑन द स्क्रीन, सॉरी, वो क्या आएगा? 20 आएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैंने यहाँ स्मॉल में a दिया है तो इसका आउटपुट आएगा 10। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जिन्हें जो पहली बार ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि पाइथन दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है जो मुझे लगता है। बस आपको उसको समझना है, इसके एक्सप्रेशन को समझना है, क्योंकि ये दुनिया का पहला लैंग्वेज है जो स्मार्ट है और सिंटेक्स लेस है। दैट मीन्स आपको यहाँ सिंटेक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू टाइप योर एक्सप्रेशन डायरेक्टली। चलो ओके, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा कि इफ एंड इफ बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट पार्ट सर यहाँ पे ट्रू पे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे तो गलत दिया हुआ ना सर, यहाँ पे जो आंसर फॉल्स होगा ना। फॉल्स होगा, यहाँ पे आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मिस्टेक, आई एम अ ह्यूमन। चलो सर अभी चेंज कर दीजिए ना। कर देंगे पहले पूरा कंक्लूजन तो देख लिया हम लोग। अब आगे हमारे पास सेकेंड यूनिट में, दैट इज वन वर्ड आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? इन सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डैश। यहाँ पे बहुत सारे आंसर दिया है आप लोगों ने, ठीक है, और उस बेसिस पे इसके आंसर क्या होने चाहिए। आप लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें आपका आंसर होना चाहिए सिक्वेंशियली, एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, यानी जितने भी इन सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट है वो कैसा एग्जीक्यूट करता है? सीक्वेंस में। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सीपीयू लिखा है, कंट्रोल फ्लो लिखा है, नो आइडिया भी लिखा है, इनको बोलो जियो ले लेंगे, वन आफ्टर अदर भी लिखा है। ये आंसर सही है लेकिन लॉजिकली यहाँ पे गलत है, आपको सीक्वेंशियली लिखना चाहिए। Next, dash are diagram that show the step-by-step solution to a given problem. तो इसका आंसर आपने क्लास 5-7 में पढ़ा होगा, that फ्लो is चार्ट। flow chart. Because flow chart is a pictorial representation of the program that actually identify the algorithm. And algorithm is what? Algorithm is a step-by-step process to solve any specific problem. और क्योंकि ये डायग्राम पूछ रहा है तो यू हैव टू गो विद फ्लो चार्ट। अगर ये डायग्राम नहीं होता, कुछ और होता, तो यार आंसर विल बी एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है फ्लो चार्ट, किसी ने एल्गोरिथम लिखा है और एक ने चार्ट लिखा है। किसने लिखा है वो देखने से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स आर, कॉमनली है, आप दो आंसर इसका दे सकते हो। पहला आंसर होगा दैट इज फॉर एंड व्हाइल। पाइथन में दो ही लूप है, आपने पढ़ा है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। और फॉर लूप को हम लोग एंट्री लूप कहते हैं, और एक्चुअली व्हाइल और डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली पाइथन में नहीं है, लेकिन आपका डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि व्हाइल को आप डू व्हाइल के फॉर्म में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इफ स्टेटमेंट। So on the basis of the implementation point of view, you can say that there is a two kind of looping statement can be possible. First one is that is called entry loop, where the expression is checked before the execution of the body, ठीक है। That means ऐसा लूप जिसमें कि किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं। और एग्जिट लूप में क्या है? द टाइप ऑफ द लूप इन विच
expressions, or sorry, body of the loop is executed first, and then after expression is going to be checked. So this is the another one. क्लियर है? तो आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है, नो डाउट सभी लोगों ने लगभग ठीक ठाक आंसर दिया है, कोई गलत नहीं दिया है. किसी ने एंट्री एग्जिट लिखा है, किसी ने आपका फॉर लूप व्हाइल लूप लिखा है. सो यू ऑल आर ट्रू. ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आंसर आप डायरेक्टली फॉर व्हाइल भी लिख सकते हो और एंट्री लूप एग्जिट लूप भी लिख सकते हो. सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं लिखोगे. क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग रेज हैंड कर लो, बॉयज एंड गर्ल्स. अगर प्रॉब्लम है अनम्यूट योरसेल्फ, डू इट फास्ट. चलो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था, which one is the favorite loop of every programmer. मुझे तो फॉर पसंद है, आप लोगों को क्या पसंद है? Dash loop is the best when the number of iteration is known. अगर आपके पास इटरेशन नोन है तब तो वाइल होना चाहिए ना? नहीं, अगर आपका इटरेशन नोन है दैट मींस कि आप सारे एक्सप्रेशन एक साथ लिख दे रहे हो ना. देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ. आपने अगर फॉर का स्टेटमेंट यूज किया है तो फॉर ए इन रेंज 1 to 50, 1 to 40 जो भी आप देना चाहो. आप अगर स्टेप देना चाहते हो तो स्टेप भी यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो. एंड नाउ यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 जहां भी है, सॉरी कहां तक है ये, 39 तक जाएगा ये. क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कर रहा है. अब इसी सेंस में अगर इसको मैं व्हाइल से बनाऊं तो कैसे बनेगा? व्हाइल लूप के थ्रू आपको पहले क्या करना होगा कि a इज इक्वल टू 1 देना पड़ेगा. इनिशियलाइजेशन जरूरी है. ठीक है, देन आफ्टर व्हाइल लगाओ, देन आफ्टर एक्सप्रेशन दो a इज लेस देन इक्वल टू 40 या लेस देन लगाओगे क्योंकि 40 टाइम ही चलानी है आपको. देन आफ्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रिंट a and after that you have to print a is equal to या a plus equal to, दोनों तरीका है, a plus equal to 1, यानी कि इसमें हमेशा 1 ऐड करते जाओ. तो ये दो डिफरेंसेस हैं दोनों में. ठीक है, अगर आप फॉर को यूज कर रहे हो तो उसमें क्या है, वो ज्यादा वेल नोन है, आप इसको इजीली देख के पढ़ के समझ सकते हो. लेकिन व्हाइल लूप में यहाँ पे पार्ट्स अलग अलग डिफाइंड है. दैट इज इनिशियलाइजेशन पहले होता है, एक्सप्रेशन बीच में टेस्ट होता है, और अपडेशन दैट इज इटरेशन प्रोसेस एट द एंड या बिफोर द एग्जीक्यूशन और बॉडी ऑफ द लूप करते हैं. तो वैसे सेंस में जो यहाँ आंसर बनता है वो होगा फॉर लूप. ये कंफ्यूजन है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है. बस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसको यूज करो. ठीक है, तो मोस्टली लोगों ने फॉर लूप लिखा है और कुछ लोगों ने व्हाइल, डू व्हाइल या ऑल लूप भी लिख दिया है. ठीक है, तो नो डाउट ये उनका एक्सपीरियंस है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर समझ में आया आपको? सर बस ये वो समझ में आ गया सर. इन सब क्वेश्चंस के आंसर को आपने मैनुअली चेक किया था मैनुअली में या ऑटोमेटिकली? गूगल फॉर्म में 75 to 80% क्वेश्चन ऑटो चेक होते हैं. हमें चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज गूगल नो एवरीथिंग. कुछ पॉइंट पे नो सर, अगर आंसर लिखने का फॉर्मेट आपके आंसर से वेरी कर गया तो? इसीलिए तो मैं मैनुअली भी देखता हूँ, उसको दिखा देता हूँ अभी. देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप, तो वेल नोन है, यहाँ पे ब्रेक यूज होगा. लेकिन ब्रेक लिखने के सबके तरीके अलग है. देखो यहाँ गौर से, कोई ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहा है, कोई ब्रेक लिख रहा है. ठीक है, कुछ ब्रेक को बी स्मॉल में लिख रहे हैं, कैपिटल में लिख रहे हैं. तो ये सारे मैनुअल चेक होंगे, क्योंकि मैंने अगर इसमें कोई सेट किया होगा आंसर तो दो ही सेट किया होगा, या तो कैपिटल में या तो स्मॉल में, या फिर हमारा एक टर्म और बन सकता है कि कैमल केस में. ठीक है, लेकिन किसी ने लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट बी कैपिटल लिख करके, या किसी ने ब्रेक का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया है, तो वैसे सेंस में या स्टेटमेंट का गलत स्पेलिंग लिख दिया या फिर स्टेटमेंट का एस कैपिटल लिख दिया, तो उसे मुझे मैनुअल चेक करना पड़ता है. क्लियर? यहाँ जो आंसर बनता है वो क्या होगा हमारा, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप. एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे बाईपास स्टेटमेंट भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि ये आपके करंट प्रोग्राम को बाईपास कर देता है. जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल, मैं इसको जरा क्लीन कर देता हूँ.
ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप लोग देख लेना। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने एक लूप चलाई फॉर या वाइल चला दिया a इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 5, वाइल फैक्ट इक्वल टू 1, वाइल a लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, वहां तक इसको चलना है। मैंने एक्सप्रेशन पास किया और यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई a कर दिया, एंड आफ्टर द एक्सप्रेशन हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया कि सॉरी इसको लास्ट में देगा, एट द टर्मिनेशन पॉइंट पे देंगे हम लोग, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 1 कर देंगे, जो कि इटरेशन के लिए हमने दिया है, और मैंने पास कर दिया फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज फैक्ट। तो ये प्रोग्राम मैंने बना दिया फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन चेक कर दिया इसी टाइम पे कि इफ n इक्वल टू 4, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट करते हैं कि मान लो किसी भी कारण से अगर n का वैल्यू करंट में ही 4 है, ठीक है, तो a का वैल्यू भी हमारा 4 हो जाएगा, और सॉरी हाँ ठीक है, ओके, ये भी चलेगा, 1 है 5 है चलेगा। अब जैसे 1 से स्टार्ट किया लूपिंग, ये 5 तक आया, जैसे ही 5 पे आया तो 5 से पहले क्या है, 4 है, 4 मिल रहा है, तो लास्ट जो कैलकुलेशन होगा फैक्टोरियल का a के साथ वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे सेंस में अगर आप फैक्टोरियल निकालते हो 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। कैलकुलेशन आप सभी को पता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 120। तो लास्ट जो हमारा 5 पैकेट है वो हमारा तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया है। तो ब्रेक क्या कर रहा है, टर्मिनेशन का काम कर रहा है। क्लियर है? तो उस बेसिस में इसका जो करंट आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ओनली 64। क्यों? क्योंकि वहां तक वो पहुंचा ही नहीं है। सॉरी, क्लियर? समझ में आ गया होगा सभी को? अगर आ गया है तो रेज हैंड कर लो आप लोग। ये प्रोग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने, लेकिन ये नहीं, इफ n इक्वल टू 4 है, ये मैंने एडिशनल दिया। सर हाँ जी नितिन बोलो। सर n इज इक्वल टू 4 है, तो n का वैल्यू तो 5 ही फिक्स्ड है ना, यहाँ तो a का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। लास्ट पैकेट नहीं ना करेगा, जैसे ही क्यों? n का वैल्यू 4 होता है। सर लेकिन n का वैल्यू चेंज कहाँ कर रहा है? यहाँ a होना चाहिए, a होना चाहिए। कैसे वहाँ a होना चाहिए? क्या a होना चाहिए था? जैसे ही a का वैल्यू 4 होगा वो टर्मिनेट कर देगा। स्टेटमेंट मेरी गलती लिखी हुई है। और किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम, कोई सजेशन? एल्स छूट गया सर शायद। एल्स कहाँ छूट गया? एल्स की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने सिंपली स्टेटमेंट लगाया है a का वैल्यू 4 होता है तो रोक दो प्रोग्राम, आगे बढ़ो ही नहीं। समझ में आ रहा है विशु? सर चलो ओके, नेक्स्ट पार्ट। अ लूप दैट नेवर एंड इज कॉल्ड एंड डैश लूप, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। वैसा लूप जो कभी एंड ही नहीं हो उसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है और सभी ने करीबन आंसर सही दिया है, एक ने गलती किया है एंडलेस, लेकिन ये भी इनफाइनाइट में ही काउंट होता है, इसलिए इसको नंबर मिल गया होगा। वाइल वाले को नंबर का मार्क्स नहीं मिला होगा, कट गया होगा नंबर, ठीक है। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इन नेस्टेड लूप डैश लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड बिफोर द आउटर लूप। क्या होगा? आंसर सामने लिखा हुआ है, दैट इनर मोस्ट। सिंपल, मैंने आपको इस लूप के बारे में जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था
कि लूप के जो होते हैं ना, दो कैटेगरी है यहाँ पे, कैटेगरी नहीं कह सकते, इम्प्लीमेंटेशन है। जो ऊपर लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है, दैट एक्चुअली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर लूप कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग इनर लूप। यानी कि जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक आउटर लूप एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो सकता है। सो द आंसर इज इनर लूप। क्लियर? सर अगर इनर मोस्ट लिख दिया तो, क्योंकि Inner- दूसरे inner नेस्टेड एक से लूप ज्यादा भी हो सकता है। इनर, Inner एक यस से इसलिए ज्यादा भी इनर हो मोस्ट सकता है। अगर लिख दिया तो। इनर इनर का सेंस यहाँ सभी के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिफोर द आउटर लूप। हमें एक लूप के अंदर कितने इनर लूप बनाया है वी डोंट नो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिफोर द आउटर लूप, जहाँ सारे लूप आगे टर्मिनेट हो रहे हैं, तो क्या है, इनर लूप है। तो इनर मोस्ट गलत है। इनर मोस्ट भी सही है, वो भी सही है। क्वेश्चन में आउटर मोस्ट नहीं पूछा एक्यूरेट है। आंसर इसका इनर होगा, एक्यूरेट आंसर इनर मोस्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द डैश फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ लिस्ट टाइप। यहाँ पे आप सभी ने आंसर जो दिया है लगभग सही है, किसी ने कुछ ज्यादा लगा लिया दिमाग, ऐसा नहीं करना था। ये गलत आंसर है। डीप, लिस्ट, लुक ये गलत आंसर है। सीक्वेंस गलत आंसर है। लिस्ट गलत आंसर है। बाकी सब सही आंसर है, बिकॉज रेज इज द फंक्शन दैट एक्चुअली जनरेट द लिस्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि लिस्ट आपने पढ़ के डायरेक्टली समझा होगा कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट, a dash is a succession of value bound together by a single name. डेट। जी, a dash is a succession of values bound together by a single name. लिस्ट That actually the आ गया, एक ही व्यक्ति का सही आंसर है। ऐसे कैसे हो गया, इसको करेक्ट कर लोगे और एक बार बुक से वेरीफाई कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन था ये। चलो ओके, तो बॉयज एंड गर्ल्स आप लोग एक काम करोगे, इफ एल्स, अभी तुरंत किसी ने लगता है कि अपना एक अपडेट किया है किसी ने, लास्ट कौन है भाई, जरा देख लूं मैं। 37 सिद्धार्थ श्रीवास्तव भाई सबसे पीछे चलता है। अच्छा चलो, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि ये गूगल फॉर्म के क्वेश्चन कैसे चेक होते हैं। नॉर्मली ये मैंने क्वेश्चन बनाए, इस पे क्लिक किया, सर आंसर करेक्ट कर दीजिए। देख लो देख लो। यहाँ से आंसर की पे क्लिक किया और उसके बाद मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा ट्रू है या फॉल्स है या दोनों ट्रू है, जो भी हो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हो। ये हो गया सिलेक्शन के लिए। अगर एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स है तो कितने मार्क्स का देना है यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है। ये चीजें अप्लाई होती है एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के लिए, लेकिन अगर वन वर्ड सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है तो वहां पे चीजें बदल जाती है। कौन सा क्वेश्चन था नितिन? सर एक कैपिटल इफ एंड स्मॉल इफ वाला। देख लेता हूँ, कैपिटल इफ एंड स्मॉल इफ। ये यहाँ से मैंने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। चलो एक मार्क्स ऐड हो गया। ये भी था ना एंड सर एक एल्स, यस एक एल्स वाला। इसका ट्रू होगा ना, यस सर ट्रू होगा। ये फॉल्स होगा। तो छोटा सा मिस्टेक था, मैंने चेंज कर दी। वन वर्ड में ही मैंने आंसर दिया हुआ है शायद, देखो यहाँ सीक्वेंशियली आंसर लिखा हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, मैंने सब में आंसर लिख रखा है पहले से। व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, एंटी लूप, एग्जिट लूप, मैंने हिंट दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन मैं चेक नहीं करूं, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर अगर चेक करेगा इस कॉपी को तो ऑटोमेटिक वो उनको करेक्ट कर पाएंगे। चलो ओके, तो आप लोगों ने दो चीजें सीख ली, कॉपी कैसे चेक होता है और कैसे
हम लोग मार्क्स अरेंज करते हैं। चलो ओके, नाउ बॉयज एंड गर्ल्स आगे